सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल देश की सच्चाई। देश की सच्चाई ग्राउंड से सारी रिपोर्टें तो आप तक पहुंचाती ही है, समय समय पर कुछ तथ्यों को समेटकर और उसे मोतियों की तरह पिरोकर आप तक पहुंचाने का प्रयास भी करता हूं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे देश में गहमा गहमी है, तमाम दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और दल के समर्थक अपने अपने दल के नेताओं के गुणगान और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य है जो हमेशा चर्चे में रहता है, राज्य का नाम है बिहार। बिहार में राजनीति हो और देश में चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बिहार की राजनीति के बारे में आपको ये पता है कि यहाँ धन बल बाहुबल पर जातीय जो है मामला ज्यादा भारी रहता, यानी जातिवाद तमाम मुद्दों पर भारी रहता है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अजीब सा लग रहा। एक नेता है, महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं बिहार में, नाम है तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तो नहीं है लेकिन प्रमुख ही है। यूं तो कहने को प्रमुख लालू प्रसाद यादव है, लेकिन बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में। अब तेजस्वी यादव पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले 2020 के विधानसभा पर एक बार नजर डालना ही पड़ेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था। बड़े हंगामे थे, बड़े बड़े दावे थे। उस वक्त भी गठबंधन बने थे और उस गठबंधन के बनने और टूटने का सिलसिला अंतिम क्षण तक चला था। एक दृश्य शायद आप लोगों को याद होगा, जब वीआईपी के प्रमुख और विकासशील पार्टी के प्रमुख की बात कर रहा हूं, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के पत्रकार वार्ता में उठकर खड़े हो गए थे और आरोप लगाया था कि हमारे पीठ पर छुरा भोंका गया, यानी धोखा दिया गया। हमें कहा कुछ और गया था और हमारे साथ हुआ कुछ और। इस बार भी कुछ ऐसा ही मंजर बनता रहा और अब तक बनता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के दावे जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े थे और उनके समर्थक तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते भी थे, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। सीटें थी 78। जी हां, 78 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास 75 यानी 75 सीटें थी। तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड और फिर छोटी छोटी पार्टियां। लेकिन मसला यह है कि बाद के दिनों में एमआईएम को जो 5 सीटें मिली थी, उनके 4 विधायक को तोड़कर अपने दल में शामिल करा लिया और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, यानी 79 सीटें अब आरजेडी के पास होंगी। ये तो बिहार विधानसभा का मामला था। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को 2020 के विधानसभा में अपना पार्टनर और दोस्त बना लेते, अपना सहयोगी बना लेते और गठबंधन में 10-15 सीटें अगर उन्हें भी दे दिए होते तो शायद बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बन जाती। सो नहीं बनी। अब लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, बड़े उलटफेर हुए। 2-3 सीटें तो आज भी चर्चे में हैं और तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति को तय कर देंगे। तेजस्वी यादव भविष्य में कितने कद्दावर नेता होंगे या राजनीति में हाशिए पर डाल दिए जाएंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा। मैं पूर्णिया में चुनावी सर्वे कर रहा था, किशनगंज भी गया था और बेगूसराय में। अब सिवान भी जाऊंगा, लेकिन सिवान में हमारे जितने भी संपर्क के लोग हैं सबसे मैं लगातार चर्चाएं करता रह रहा। पूर्णिया की परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को और शहाबुद्दीन के परिवार को हाशिए पर डालने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य को अधर में डाल दिया। सूत्रों की यदि माने तो 4 जून को यदि पूर्णिया में
पप्पू यादव की जीत तय हो गई, जो जिसकी संभावना प्रबल है। और यदि किशनगंज में एमआईएम के उम्मीदवार जीत गए, उसकी भी संभावनाएं कुछ न कुछ दिखती हैं। और यदि हिना शहाब, जो कि निर्दलीय मैदान में उतर चुकी है, कहीं वो भी चुनाव अगर जीत जाती है, तो नोट कर लीजिए किसी कोरे कागज पर कि तेजस्वी यादव राजनीति के हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे और आरजेडी उसी दिन यानी 4 जून से 10 जून के अंदर एक हफ्ते में 2 हिस्से में बंट जाएगी। कारण 2 है। एमवाई के नाम पर बनी ये पार्टी आज भी एमवाई को ही आधार बनाकर रणनीति बनाती है, और वास्तविकता यह है कि एम में मुस्लिम फैक्टर आज भी मजबूती से आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव जब मैं पूर्णिया दौरे पर था, तो 95% मुसलमानों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कोसा है और बुरा भला कहा है और पप्पू यादव को अपना नेता स्वीकार किया। इसी तरह से किशनगंज में 4 विधायकों के तोड़ने की चर्चा भी रही, साथ ही साथ एमआईएम मजबूती से चुनाव मैदान में थी। मतलब इशारा तो राजनीति में कुछ और इसका भी है। इसके अतिरिक्त सीवान को लेकर भी मुस्लिम मतदाता कहीं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जातीय जनगणना का श्रेय लेने वाले तेजस्वी यादव जहां जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हैं, वहीं तेजस्वी यादव एमवाई में एम को यानी कि माइनॉरिटी मुसलमान को पूरी तरह से हाशिए पर ढकेल चुके हैं। पूरे चुनाव में स्टार प्रचारक कोई मुसलमान नहीं। मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ रहा, ना ही मंच साझा कर रहा। कुल मिलाकर मुसलमानों को उसकी औकात में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, और इसका एहसास मुस्लिम मतदाताओं को हो रहा। सीवान में जब आम मुस्लिम मतदाताओं से आप बात करेंगे, जो कि हमारे जानकारों ने की, मैंने भी की, तो साफ शब्दों में मायूसी झलकती है और मुस्लिम मतदाता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब सवाल खड़े होंगे और परिणाम उल्टे होंगे, तो अंजाम भी उल्टा ही होगा। सो 4 जून को यदि तेजस्वी यादव को यह खबर मिल जाए कि पूर्णिया पप्पू यादव, किशनगंज अख्तरुल ईमान और सीवान हिना शहाब जीत चुके हैं, तो आप लिख ले पूरे कागज पर कि लालू परिवार की राजनीति का उसी दिन अंत हो जाएगा और बिहार में एक नए समीकरण का आगाज भी होगा। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, सूत्रों की यदि माने तो कांग्रेस भी अंदर खाने इस बात पर काम करना शुरू कर चुकी है कि पप्पू यादव जीतते हैं तो उन्हें बिहार का कमान थमाया जाएगा, यानी कांग्रेस का कमान थमाया जाएगा, और यदि हिना शहाब जीतती है तो उन्हें भी मनाकर कांग्रेस में ही लाया जाएगा। ऐसे में एमवाई समीकरण तो ध्वस्त हो जाएगा, रही सही कसर भूमिहार भी पूरी कर ही देंगे। वो इसलिए कि कन्हैया कुमार जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, तब आपको याद है कि तेजस्वी यादव ने तनवीर हसन को जबरन चुनाव लड़ाकर कन्हैया कुमार को हराने का काम किया। अब 2024 में कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती थी, सो तेजस्वी यादव ने खूंटे गाड़ दिए और जिद मार दी कि किसी भी कीमत पर बेगूसराय सीट कांग्रेस के खाते में जाने नहीं दिया जाएगा। औरंगाबाद को तो आपने सुना ही होगा, कद्दावर नेता थे निखिल कुमार, उनके टिकट को भी काटने का काम कांग्रेस ने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने किया। नाम का ये गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लालू परिवार के बिल्कुल अधीन होकर काम कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा, ऐसी भी खबरें हम तक पहुंच रही है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इस तरह के विश्लेषण के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा और क्या क्या होगा भविष्य में इस पर प्रकाश डालता रहूंगा। शुक्रिया।